Hello student, welcome to our YouTube channel Bharti Coaching Center. Today's topic name is linear equation in two variable. जैसा कि आप लोग जानते भी है, ये चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। तो इस वाली वीडियो में सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के सिलेबस के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको एक बार ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको अपना सिलेबस जरूर देख लेना चाहिए, जो आपका नया सिलेबस इस बार सीबीएसई ने दिया है। तो बच्चों, सबसे पहली बात, अगर मैं इसमें चैप्टर का सिलेबस आपको बताऊं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो आपको इसका छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन तो देखो पढ़ना ही पड़ेगा इन टू वेरिएबल का। और बच्चों, इसमें आपको ग्राफिकल मेथड भी पढ़ना पड़ेगा और उसके सॉल्यूशंस भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी इस चैप्टर में हम आपको बताएंगे। और दूसरा, अलजेब्रिक कंडीशंस में अगर मैं बताऊं आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में। और आगे अगर हम बात करें सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रिकली, तो अलजेब्रिकली यानी दो वेरिएबल में, जैसे जैसे कि आप लोग इसमें पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद आप इसमें एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस वाले चैप्टर से फिर से डिलीटेड कर दिया गया है, जैसे कि पहले से डिलीटेड चल रहा है। और सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, यानी आपके जो वर्ड प्रॉब्लम है वो भी आपके सिलेबस में आएंगे। मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम भी इस चैप्टर में करने पड़ेंगे, सिचुएशनल प्रॉब्लम, जो कि इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। और ग्राफिकली आपको स्टार्टिंग में सारी की सारी चीजें मैं आपको वन बाय वन स्टेप्स वाइज बताऊंगा। तो आप लोग सभी के सभी बच्चे बड़े ध्यान से इस चैप्टर को समझेंगे। तो बच्चों, अगर बच्चों मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आप किस तरीके से पहचानेंगे, तो आइए आपको मैं एक इक्वेशन की हेल्प से बताता हूँ। जैसे कि सपोज करो आपको एक इक्वेशन दिया ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0। एक छोटी सी इक्वेशन हमने आपको दी। अब इस वाली इक्वेशन में आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दो वेरिएबल में हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब ये वेरिएबल होता क्या है, सबसे पहले जैसे यहाँ पे x लिखा हुआ है और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। हमेशा वेरिएबल का क्या होता है बच्चों, कोफिशिएंट होता है, आपने छोटी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे एक x आया और दूसरा क्या आया, y आया। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक तरीके से क्या बन जाते हैं, वेरिएबल्स बन जाते हैं। दो वेरिएबल आ गए, एक हमारे पास क्या है, x है और दूसरा क्या है, y है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमारे पास देखो बच्चों, x और y के बारे में तो आपको पता लग गया कि भाई x और y की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, वेरिएबल आ जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास इसमें क्या बचा हुआ है, a बचा हुआ है, b बचा हुआ है और c बचा हुआ है। ये abc है क्या। अगर आप इसको x के रेस्पेक्ट में देखोगे कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप a बोल देंगे। और ऐसे ही अगर आप y का कोफिशिएंट बोलेंगे तो आप b बोल देंगे। इसी तरीके से c तो आपके पास, आप एज यू नो, ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था पॉलिनोमियल में। तो दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। तो बच्चों, a b c जो होंगे हमारे पास, ये क्या होंगे हमारे पास, रियल नंबर। क्या होते हैं ये हमारे पास, रियल नंबर होते हैं। तो आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब रियल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, जैसे कि रेशनल नंबर आपने लिए और कंबाइन कर दिया उसको किसके साथ, रेशनल नंबर को, और दूसरा आपने किसको कंबाइन कर दिया इसके साथ, इरेशनल नंबर को। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जब आपस में मिलते हैं तो दे फॉर्म रियल नंबर। और एक बात और आप यहां से ध्यान रखेंगे, जो ये a और b हमारे पास यहाँ पे होता है, a और b स्पेशली ये नॉन जीरो भी होते हैं। क्या होते हैं ये, नॉन जीरो। नॉन जीरो मतलब ये जीरो नहीं हो सकते। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो खुद भी बताना, अगर ये a अगर जीरो हो जाएगा, अगर ये x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, इसकी तो वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास तो फिर by बचेगा, by बचेगा। अगर सपोज करो a भी जीरो हो जाता है और b भी जीरो हो जाता है, तो बच्चों अगर a भी जीरो हो जाता है और b भी जीरो हो जाता है, छोटी सी बात समझना, तो एक बार बताना, ये तो ये जीरो प्लस के जीरो और कितना बचेगा, c बचेगा। तो c अकेला बचेगा। क्या ये लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए बच्चों आपको एक बात छोटी सी मेमोराइज कर लेनी है कि a और b जो हमारे पास होते हैं वो नॉन जीरो में आते हैं। क्लियर हो गई बात इतनी। तो होपफुली आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। अगर बच्चों मैं आपको बताऊं कि हमें जो लीनियर इक्वेशन होता है वो किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास दो मेथड आते हैं, ठीक है। तो दो मेथड, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो मेथड आपके पास आता है, एक आता है ग्राफिकल मेथड। मैंने आपको बताया दिस इज द ग्राफिकल मेथड। और बच्चों एक मेथड आता है हमारे पास एल्जेब्रिक मेथड।
तो इन दोनों मेथड को हमें इस क्लास में पढ़ना है और बड़े ध्यान से आप इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बच्चों आपको ना ग्राफिकल मेथड के साथ लेकर चलूंगा। तो एक ग्राफिकल मेथड आपको किस तरीके से समझना है, तो मैं आपको कुछ ग्राफ की मदद से और कुछ एनसीईआरटी में जैसे कि आपको दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको दे रखी है, यानी पेयर ऑफ लाइंस कह सकते हैं बेसिकली, जैसे कि यहाँ पे दिख भी रहा होगा पेयर ऑफ लाइंस। तो आपको क्या करना है, अभी फिलहाल के लिए ये जो इतना पार्ट आपको दे रखा है ना, ये इतना सा पार्ट, इसको देखना एक बारी बड़े ध्यान से। ठीक है, पेयर ऑफ लाइंस आपको दे रखा है। ये इक्वेशन जैसे कि सपोज करो आपके दे रखी है x माइनस के 2y और 3x प्लस के 4y माइनस के 20। अब इसमें ना जैसे हमारे पास एक इक्वेशन होती है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसकी मदद से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे आपको पता है ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0 होता है। ऐसे ही दोबारा से लिखना ए एक्स प्लस के बी वाई प्लस के सी इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब बच्चों आपको ना इसमें ऐसे समझना a1 a2 b1 b2 और c3 a1 b1 c1 और ये c2 इस तरीके से आ गया हमारे पास। तो ये जो a1 अपॉन a2 है ना, वो इस तरीके से आपको a1 अपॉन a2 देखना है। ऐसे ही अगर ये b1 अपॉन b2 होगा ना, तो इसकी b1 अपॉन b2 की बात करेंगे, ऐसे ही c1 अपॉन c2 की बात करेंगे। अब बच्चों देखना, ये जैसे a1 अपॉन a2 है ना, तो यानी a1 हमारे पास यहाँ पे कितना है 1 और a2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हमारे पास हो जाएगा, तो 1 अपॉन 3 हो जाएगा। इसी तरीके से b1 अपॉन b2 में यानी माइनस के 2 अपॉन 4 हो जाएगा। मतलब साइन के साथ आपको लेना है, साइन का जरूर ध्यान रखेंगे। ऐसे ही अगर जैसे यहाँ पे कुछ नहीं उधर जाके माइनस 0 हो जाएगा, जब आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो 0 अपॉन में माइनस 20 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इनको कंपेयर करना है, कंपेयर मतलब अगर मैं आपको ग्राफ की मदद से थोड़े सा अगर मैं आपको ग्राफ की मदद से बताता हूँ यहाँ पे, जैसे सपोज करो इसमें आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मतलब जब आप इनको फ्रैक्शन में लेकर आ रहे हो इतना ये पोर्शन, तो जब आप इसको रिड्यूस कर रहे होते हैं दोनों इक्वल नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, आपको भी पता लग रहा है, क्योंकि एक 1/3 है तो दूसरा माइनस के 2/4 है। अगर उसको रिड्यूस करोगे तो माइनस के 1/2 आ जाएगा। अगर इसको ग्राफ पे ले जाना है, तो जब आप इसको ग्राफ पे ले जाएंगे, सपोज करो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का ग्राफ आपको बनाना आना चाहिए। तो जैसे आपने एक ग्राफ बनाया इस तरीके से, और फिर आपने इस तरीके से इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्रिएट कर लिए, और बच्चों सपोज करो इसमें कोई लाइन इस तरीके से जा रही है। ठीक है, ये इसकी कोई लाइन है और इसमें हमें एक इंटरसेक्टिंग लाइन दिखानी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब जो एक दूसरे को कट करेगी उसे इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है, जहाँ पे कोई लाइन रिड्यूस कट करेगी एक दूसरे को, उसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेंगे। तो दिस इज द पॉइंट ए कोमा बी। आ गई बात सबको समझ में इतनी? तो यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन निकलेगा। कौन सा निकलेगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर होती है इतनी बात? अगर हम इसी के बाद ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है, ऐसे ही a1 अपॉन a2, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेम इसी तरीके से आपको देखना है जैसे यहाँ पे दे रखा है। जब आप इनको रिड्यूस करोगे a1 अपॉन a2, ऐसे b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 करेंगे, अगर बाय द वे जब आप इनको रिड्यूस करेंगे और ये तीनों की तीनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? अपने आप में इक्वल आ जाएंगी, अपने आप में इक्वल आ जाएंगी। तो बच्चों इसी वाली कंडीशन में जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो कोइंसिडेंट लाइन रहेगा। कोइंसिडेंट लाइन का ग्राफ कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसका एल्जेब्रिक बताऊं कैसा रहेगा, तो एल्जेब्रिक इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस यहाँ पे रहेंगे। तो इसके ग्राफ के पास चलते हैं बच्चों। तो ग्राफ जो है मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ, तो बड़े ध्यान से समझेंगे। जैसे आपने इसकी एक्स एक्सिस क्रिएट कर ली, इसकी वाई एक्सिस क्रिएट कर ली, और ये कोई लाइन इसमें आपने बना दी। अब इसमें क्या है? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब लाइन के ऊपर क्या आएगी? लाइन आएगी। तो एक लाइन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरे कलर से, शायद थोड़ा सा विजिबिलिटी हल्की सी कम हो सकती है, तो मैं आपको इसे हल्का सा ब्लैक कलर से बता देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। सपोज करो ये लाइन L1 है और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये L2 है, तो लाइन L1 और लाइन L2 आप इसको बोल सकते हैं। तो एक दूसरे को कोइंसिडेंट कर रही है, नहीं कर रही? तो इस वाले केस में हमारे पास कैसे रहेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रहेंगे। तो ये हमारे पास ग्राफ नंबर 1 है, ये हमारे पास ग्राफ नंबर 2 हो गया। अगर हम इसमें तीसरे वाले पॉइंट पे चलते हैं,
सपोज करो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है यहाँ पे, इसमें अगर शुरू के दो इक्वल आ गए और तीसरे वाला नॉट इक्वल आ गया, ठीक है, यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा कैसा रहेगा, पैरेलल लाइन का रहेगा, और सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो अगर हम किस तरीके से दिखाएंगे इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पैरेलल लाइन कैसे बनेगी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो एक लाइन आपने ऐसे बनाई और इसकी बराबर में एक लाइन आपने ऐसे बनाई, तो एक लाइन हमारे पास क्या है, देखो ये पैरेलल लाइन है, ये L1 है और दूसरा कितना है L2। आ गई नहीं आ गई बात समझ में? तो इस वाले केस में हमारे पास कैसा रहेगा बच्चों, नो सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गई इतनी बात? अब बात करते हैं यहाँ पे हम, जैसे कि मैंने आपको सिलेबस में भी बताया था, एक हमारे पास क्या होता है कंसिस्टेंट और दूसरा क्या होता है इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो बच्चों जब भी कभी आप इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन को, अगर आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइन आए या फिर कोइंसिडेंट लाइन आए, तो हमारा जो सॉल्यूशन निकलेगा वो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट। ध्यान रखना ये वाली बात, सिर्फ और सिर्फ दोनों के केस में कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। और जब हम पैरेलल लाइन की बात करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, इनकंसिस्टेंट। तो बड़े ध्यान से आप इनको कॉपी में और अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छे से कॉपी में लिख लेंगे। तो कंसिस्टेंट कहाँ पे रहेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा जब इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा और कोइंसिडेंट लाइन आएगा, तभी हमारा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आप इसमें बताएंगे। और इनकंसिस्टेंट और सिर्फ किसके केस में होगा, पैरेलल लाइन के केस में होगा। क्लियर हो गई बात? तो सॉल्यूशन हमारे यहाँ पे नो सॉल्यूशन रहेगा। तो होपफुली आपको ये वाली बात पूरी तरीके से समझ में आ गई। तो बच्चों हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, अगर हमने इस क्वेश्चन को जैसे पढ़ना है, तो इसमें जैसे कि आपको बता रखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ग्राफिकली हमें इसको सोल्व करना है। तो ग्राफिकली हम कैसे सोल्व करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जब भी कभी हम ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, तो हमें ना उसके दो सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने ही पड़ते हैं। हम यहाँ पे 2 या 3 से ज्यादा मिनिमम 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होते हैं। कभी कभी आपसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है। तो बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब हम कभी किसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं तो मिनिमम 2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। क्लियर होता है इतनी बात? तो इसमें जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक क्लास 10th है, उसमें हमारे पास 10 स्टूडेंट है। क्लास 10th में कितने स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पे, 10। क्लास 10th में हमारे पास कितने स्टूडेंट दे रखे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट दे रखे। इन मैथमेटिक्स क्यूज, मैथमेटिक क्विज में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यानी वहां पर क्या है बच्चों, गर्ल्स है, और दूसरा क्या दे रखा है आपको, वहां पे बॉयज आपको दे रखा है। ठीक है, एक तरफ तो गर्ल्स आपको दे रखा है और एक तरफ आपको क्या दे रखा है, बॉयज। अब ये तो हमें पता है कि टोटल 10 है, पर उसमें ना हमें बॉयज नहीं पता कितने हैं और गर्ल्स कितनी है ये भी नहीं पता। तो बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज को सबसे पहले सपोज करो x और गर्ल्स हमने मानी y। तो ऐसा कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम ऐसा बोल सकते हैं एटी की मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो x प्लस वाई होगा हमारे पास वो कितने के बराबर है, टोटल 10 के बराबर है। भाई 10 ही तो है टोटल, ऐसा ही तो मैंने लिखा जैसे उसमें क्वेश्चन में बोला। अब मैंने आपको अभी बताया कि हमें क्या करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के। तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे बच्चों हमारे पास एक x है और एक y है। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करने सिखा रहा हूँ, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। जैसे आपके पास ये इक्वेशन है, ठीक है, एक बॉक्स इस तरीके से क्रिएट कर लेना है। आप जो भी क्वेश्चन करेंगे उसको इस तरीके से आपको प्लॉट कर लेना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे सपोज करो आपने x का वैल्यू 0 रखा इस वाली इक्वेशन में, दिस इज द मेजर इक्वेशन। तो आपने अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखा तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा, 10। तो यानी y का वैल्यू बच्चों हमारे पास कितना जाएगा, 10 आ जाएगा। तो जब आप 0 रख रहे हैं तो यू आर गेटिंग y इज इक्वल टू 10। तो यानी x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू कितना आता है, 10। ऐसे ही आप यहाँ पे अगर सपोज करो x का वैल्यू 2 रखते हैं, कितना पुट करते हैं, 2। तो आपको पता है 2 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, 10। तो यानी y इज इक्वल टू 10 माइनस के 2। तो यहां से जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8। तो यानी x का वैल्यू 2 रखने पर y का वैल्यू कितना आता है बच्चों, 8 आ गया। आगे नहीं आ गया? इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सपोज करो आपने यहाँ पे पुट करा कि
x का वैल्यू सपोज करो आई एम पुटिंग द वैल्यू 5, एक नॉर्मल सा 5 मैंने पुट किया, तो जब आप इसमें x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस के 5, तो यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया, तो यानी x का वैल्यू 5 रखने पे y का वैल्यू आई एम गेटिंग 5। तो एक कंडीशन तो ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अब हमने ना एक लाइन का ग्राफ तो मेरे पास आ गया, जो मेरी एक लाइन बनेगी, क्योंकि ग्राफ में ना हमने आपको सिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था कि जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वी रिक्वायर टू लाइंस, एक वेदर इट इज इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट लाइन या फिर पैरेलल लाइन, एक लाइन के तो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट कर लिए, अब मेरे को दूसरी लाइन भी बनानी है। अब दूसरी लाइन कैसे बनेगी उसको हम सोल्व आउट करने का काम करते हैं, ठीक है। इसमें फिर हम आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, तो अब हमें इसका एक ग्राफ तो हमारे पास आ गया, एक लाइन तो हमारे पास आ गई, हमें दूसरी लाइन के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो जब हम दूसरी लाइन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे बच्चों, थोड़ा सा समझते हैं इस बात को। अब इसमें क्या बोला गया था, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, अब गर्ल्स कितनी है हमारे पास, सपोज करो y है ना, y हमारे पास है, ये कितना ज्यादा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो यानी दिस इज x प्लस के 4, क्योंकि ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, आपको बड़े ध्यान से दिख रहा होगा, तो y इज इक्वल टू कितना बन गया x प्लस के 4 बन गया यहाँ से। अब यहाँ से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसको सोल्व आउट करना पड़ेगा। तो यानी अगर हम इसमें जैसे ये वाली इक्वेशन हमारे पास बन गई y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, तो यानी इस वाली इक्वेशन का यूज करके हमें क्या फाइंड आउट करने पड़ेंगे, इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे, जैसे कि हमने अभी अभी सॉल्यूशन फाइंड आउट करे थे नहीं करे थे, इन द सेम वे कि हम इसमें x का वैल्यू कितना पुट करें तो y का वैल्यू हमारे पास आता रहेगा। समझते हो नहीं समझते हो इतनी बात? तो बच्चों इसमें मैं आपको पुट करना सिखा देता हूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x वी विल पुट हियर। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो, जैसे y इज इक्वल टू 0 प्लस के 4, तो यानी y का वैल्यू कितना जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो x का वैल्यू अगर हमने 0 रखा तो y का वैल्यू आई एम गेटिंग 4। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे हमने x का वैल्यू कितना रखा 0 रखा, इसी तरीके से y का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू मैं कितना रख रहा हूँ यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ, कितना पुट कर रहा हूँ 1। तो यानी जब हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस के 4 हो जाएगा, तो यानी y का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यानी x का वैल्यू 1 रखा तो आई एम गेटिंग कितना 5 हमारे पास आ रहा है ही नहीं आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों हमें इसमें एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, अगर हमने कितना पुट करा है यहाँ पे 2, अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, x का वैल्यू कितना पुट कर रहा हूँ 2, तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 4, तो यानी हमारे पास कितना जाएगा y का वैल्यू 6 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू 2 पुट करने में y का वैल्यू 6 आ जाएगा। तो ये वाले जो आपने जो है इसके सॉल्यूशन तो फाइंड आउट कर लिए हैं, अब इसको ग्राफ पे कैसे लेकर चलना है, तो ग्राफ पर लेकर चलते हैं बच्चों इसके सॉल्यूशन को। तो सबसे पहले आपको 0 10 दे रखा है, 0 10, पहले वाली ये वाली लाइन को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, लेट मी प्लॉट द x एक्सिस एंड y एक्सिस फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना रहे। एक छोटा सा जैसे हमने एक लाइन बना लिया इधर, आप भी इस तरीके से अपने अपने ग्राफ में बना सकते हैं। मैं आपको एक सैंपल बना के दिखाऊंगा, जैसे आपने प्लॉट कर लिया, बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले 0 0 10 आपको दे रखा है, 2 8 आपको दे रखा है, 5 5 आपको दे रखा है, मतलब यहाँ पे 10 सबसे बड़ा है। तो 10 इस वाले पूरे ग्राफ में, अगर मैं आपको बताऊं इस पूरे वाले ग्राफ में और इस पूरे वाले इसमें सॉल्यूशन में, इन वाले पूरे सॉल्यूशन में 10 ही सबसे बड़ा है और सब में 2 2 का गैप आ रहा है, तो यानी मैं x एक्सिस और y एक्सिस में 2 2 या 3 3 का गैप ले सकता हूँ। तो सपोज करो बच्चों मैं इसका गैप यहाँ पे जैसे ओरिजिन हो गया, यहाँ पे मैंने 2 बोल दिया, ये 4 हो गया, 6 8 और ये कितना हो गया 10 12 और ये 14। इसी तरीके से 2 4 6 8 10 12 14। इसी तरीके से अगर कोई माइनस वैल्यू होती तो मैं माइनस वाली वैल्यू को भी प्लॉट करता, पर मेरे पास सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए मैंने पॉजिटिव को यहाँ पे पुट किया है। तो सबसे पहले अगर मेरे पास 0 10 है, सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 10 है, फिर 2 8 है, फिर कितना है 5 5 हमारे पास है।
अब पहले 0 10 को प्लॉट करते हैं। चलो, तो 0 10 को जब हम प्लॉट करेंगे तो पहले वाला जैसे 0 10 है, मैंने कितना बताया 0 10, तो यानी ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है जिसे एब्सिसा बोलते हैं, और ये ऑर्डिनेट होता है। तो यानी एक्स एक्सिस पे कितना चलेंगे 0 10, हम पॉइंट मार्क कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, और वाई एक्सिस पे कितना है बच्चों 10, तो यानी ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0 10। इतनी बात समझ में आई। दूसरे वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना था 2,8, 2,8 है, तो यहाँ पे 2 है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कितना है 8, ठीक है, तो 2,8 हमारा यहाँ पे हो जाएगा। भाई देखो 2 एक्स एक्सिस पे वाई पे 8 है, तो 2,8 हो गया। इसी तरीके से बच्चों हमारे पास कितना है नेक्स्ट 5,5, तो यानी 4 इसके बीच में कहाँ बैठेगा 5, लगभग यहाँ पे बैठेगा। कितना था ये हमारे पास 5,5, तो 5 इसका यहाँ पे, और बच्चों 5 इसका यहाँ पे इसके मिड में बैठेगा, तो लगभग, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 5,5। तो अब हमने क्या करना है, इसको लाइन को यहाँ से इनसे ड्रॉ कर देना है, मतलब एक लाइन हम क्या करेंगे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, इन पॉइंट को जोड़ते हुए जो जाएगी इस तरीके से, कुछ कुछ इन सब पॉइंट से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। जैसे कि ये हल्की सी यहाँ पे, इसको मुझे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप स्केल से बड़े ध्यान से करेंगे। तो एक लाइन मेरे पास ऐसे आ गई जो इन पॉइंट के पास से जा रही है, नहीं जा रही है। उसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, दूसरे वाले सॉल्यूशन के पास चलते हैं। जैसे इसमें दूसरे वाले सॉल्यूशन में हमें बच्चों कितना दे रखा है, एक तो 0,4 है, फिर 1,5 है, और फिर हमारे पास कितना है 2,6। तो 0,4 पे चलते हैं सबसे पहले। तो 0,4 पे हमारे पास 0,4, तो 0 एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे तो 0, ये तो हमारे पास वाई एक्सिस होती है ना, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होती है, ये तो पता होगा, है ना। तो 0,4 पे चलते हैं। तो सबसे पहले 0,4, दिस इज 0 एंड दिस इज 4, तो दिस इज 0,4। उसके बाद बच्चों हमारे पास कौन सा कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 1,5। अब 1,5 के पास चलते हैं, तो यानी एक्स एक्सिस पे 1, तो यानी यहाँ पे बैठेगा, और 5 के पास चलेंगे तो इसके मिड में बैठेगा बिल्कुल यहाँ पे। तो 1,5 ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गया इधर, ठीक है। उसके बाद बच्चों 2,6 आपको दे रखा है, तो एक्स एक्सिस पे 2 है, एक्स एक्सिस पे 2 है, और 6 कहाँ पे जाएगा बच्चों, यहाँ पे जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे 2,6। अब यहाँ से इनको फिर से वापस हमें क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। मैं ब्लैक से ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये लाइन बच्चों हमारे पास ना कुछ कुछ इस तरीके से आ रही है, इस पॉइंट से जोड़ते हुए इस पॉइंट से ऐसे पास हो जा रही है। अगर तुम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करोगे तो ये लाइन ना इसको काट देगी, ऐसे ऐसे से काट देगी, नहीं काट देगी, तो ये मैंने इसको यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन बना दिया है। तो कुछ कुछ हमारा ग्राफ जो है इस तरीके से यहाँ पे प्लॉट हो चुका है, तो आप इसको समझ भी गए होंगे। तो जब आप इस ग्राफ को इतना काम कर लेंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ जिससे कि तुम्हें थोड़ी सी समझ में आ जाए बात। ये 10 नंबर से जाएगी, 10 पॉइंट वाले से, यानी 10 से पास हो रही है। कभी कभी पूछ लेता है कि किससे पास हो रही। देखो जब इतना ग्राफ हमारा बन गया है, अब आपको क्या करना है, दो इक्वेशन हमारे पास थी बच्चों। एक इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। इसके सॉल्यूशन तो ये निकले थे। तो ये वाली कौन सी लाइन है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, रेड वाली, ठीक है। तो जिसपे मैंने रेड पॉइंट मार्क करे हैं, तो मैं इसको हल्का सा रेड पेन से भी आपको दिखा देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना। आप एक बार डार्क पेंसिल और एक तरफ लाइट पेंसिल का यूज कर सकते हैं। ये जो रेड वाली लाइन है, तो ये किसकी लाइन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ऐसे आप यहाँ पे छोटा सा मार्क करके बता देंगे ये भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 की लाइन है। और इसी तरीके से आपने दूसरे वाले इक्वेशन बनाई, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस के 4, तो आप इस पे y इज इक्वल टू एक्स प्लस के 4। अगर बच्चों इसमें मैं ग्राफ के बाद आपको एक क्वेश्चन और समझाता हूँ, इसमें आपको करना कैसे है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सिखाया था इस वाले कॉन्सेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आपके पेपर में पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, पैरेलल लाइन बताया था, तो यहाँ से आपको एग्जाम में कैसे फेस करना है क्वेश्चन को। तो लेट अस प्रोसीड। तो आपने होपफुली वो कॉपी में तो लिख ही लिया होगा। तो अगर बच्चों कंपेयर करना है हमें a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, इन द सेम वे अगर यहाँ पे आपको जैसे कि पहला इक्वेशन दिया, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आ जाएंगे। देखना अभी बस बड़े ध्यान से समझने की थोड़ी थोड़ी जरूरत होती है इस क्वेश्चन में।
अब देखो इसमें a1 अपॉन a2 बोला, मैंने बताया था ये a1 है तो ये a2 है, ऐसे ये b1, ऐसे ये c1। अगर ये a1 है तो ये वाला a2 है, ऐसे ये b1 है तो ये नीचे वाला क्या है b2 है, ये c1 है तो ये वाला c2 है, इज इक्वल टू 0। अब हमें इनको क्या करना है, a1 अपॉन में a2, तो a1 कितना है बच्चों 5 है और a2 कितना है 7, तो यानी ये कितना आ गया 5 अपॉन 7। ऐसे ही हम क्या करते हैं b1 अपॉन b2 को कंपेयर करते हैं। अब b1 कितना है बच्चों हमारे पास 4 और ये कितना है 6, तो यानी 2 2 जा और ये 2 3 जा। अब a1 अपॉन a2 तो भाई b1 अपॉन b2 के इक्वल बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया है ना, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अभी अभी मैंने थोड़ी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तो लाइन हमारे पास कैसी होगी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन के जैसा होगा। तो आप इसमें आंसर क्या लिख सकते हैं कि भाई ये तो पहले वाला जो ग्राफ बनेगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। कौन सा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पहले वाला पार्ट देखो आपको एकदम से समझ में आ गया नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन बन गया। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा सेम वे में, ऐसे ही 9 अपॉन में 18 हो जाएगा a1 अपॉन a2, ऐसे ही 3 अपॉन में 6 हो जाएगा b1 अपॉन b2। आप अच्छे से कर दीजिएगा, जैसे b1 अपॉन b2 लिख देना, इधर a1 अपॉन a2 लिख देना इज इक्वल टू में, और ऐसे ही c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 में 12 अपॉन में 24 कर दिया। ठीक है, अब आप जब इसको यहाँ से रिड्यूस करेंगे तो 9 बन जा और ये 9 2 जा, तो यानी ये 1 अपॉन 2, इसको रिड्यूस करोगे तो 1 अपॉन 2, और भाई इसको रिड्यूस करोगे तो 1 अपॉन 2, तो यानी ये तो तीनों के तीनों इक्वल आ गए ना, यहाँ पे भाई तीनों के तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। तो यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यानी जब हमारे पास तीनों के तीनों डाटा इक्वल थे तो मैंने आपको बताया था a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, तो दैट इज कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास बनेगी। तो इसके सॉल्यूशन भी अगर पूछ ले तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप कौन से लिख सकते हो, कोइंसिडेंट लाइन। तो इसका जो सॉल्यूशन रहेगा हमारा कैसा रहेगा, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर हो गई। इसी तरीके से बच्चों आप मेरे को इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन पास लेकर चलो बच्चों, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको भी। तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, क्वेश्चन देखो पैटर्न सेम है, बस इसमें आपसे पूछ थोड़ी सी अलग बात ली गई है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तो आपसे क्या पूछा गया था, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, लाइन के बेसिस पे पूछ लिया था। तो जैसे कि बच्चों मैं आपको यहाँ पे भी अभी थोड़ी देर पहले बता ही रहा था कि जब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे ये मैंने आपको बताया था जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन में और कोइंसिडेंट लाइन में हमारा जो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन में और कोइंसिडेंट लाइन में कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। इन केस ऑफ पैरेलल लाइन इट विल बी इनकंसिस्टेंट। अगर थोड़ा सा आपने इस बात पे मेरी थोड़ा सा ध्यान दिया तो देखो इसको बताने का मेरा एक ही मोटो था कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ जाए। तो जैसे कि बच्चों इसमें पहले वाला क्वेश्चन की इक्वेशन आपको दे दिया 3x प्लस के 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन आपको कितना दे दिया 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 7। एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, बड़े ध्यान से समझना, समझ में आ जाएंगे आपको गारंटेड। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दे रखा है 3x प्लस के 2y, ये इधर आके -5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, भाई इज इक्वल टू 0 में तो करना पड़ेगा। ऐसे 2x माइनस के 3y माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब ये a1 है ना और ये कितना a2, अब सेम फिनोमिना वैसे ही करना है, a1 ये b1 ये c1 ऐसे ये b2 ये c2। अब a1 अपॉन a2 करो, a1 अपॉन a2 3 अपॉन में 2, ऐसे ही b1 अपॉन b2 करो, तो b1 कितना है 2 अपॉन में 3, ऐसे ही c1 अपॉन c2 करो, तो यानी 5 अपॉन में कितना 7। अब क्या ये मेरे पास तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल है, आप खुद भी देखिए, नहीं है ना भाई। पहले तो a1 अपॉन a2 ऐसा बोल सकते हैं कि जो a1 अपॉन a2 है दैट इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब भाई a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मैंने आपको बताया था ये कैसा बनेगा, हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अब जब यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा तो वी कैन से सॉल्यूशन कैसे रहेंगे हमारे पास, कंसिस्टेंट रहेंगे। कंसिस्टेंट रहेंगे नहीं रहेंगे,
इंटरसेक्टिंग लाइन में, लाइन तो हमारी कैसी रहेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन, जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे। और सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इट विल बी कंसिस्टेंट। तो एक बात तो मेरे को समझ में आ गया कि कंसिस्टेंट की बात करूं मैं, कंसिस्टेंट की बात करूं या कोइंसिडेंट की बात करूं, सॉल्यूशन हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन में कैसे रहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करूं या कोइंसिडेंट लाइन की बात करूं, यहां से समझना इंटरसेक्टिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन में हमारा जो सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। मैं आपको ये कहना चाह रहा था। और पैरेलल लाइन में हमारा इनकंसिस्टेंट रहेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें देख लेना है a1/a2 b1/b2 करके कि लाइन का सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। मेरा कहने का मतलब है कि पैरेलल लाइन है या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है, उसी के बेसिस पर बच्चों आप लोग बता सकते हैं कि इट विल बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो होपफुली आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियरली समझ में। अगर बच्चों मैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के पास लेकर चलूं आपको, तो इस वाले क्वेश्चन में भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। इस वाले क्वेश्चन में बस क्या है, आपको ग्राफिकली बताना है। तो ग्राफिकली आप कैसे बताएंगे, इसको भी बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। तो जैसे कि बच्चों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दिया, 5 दिया। और इसी का दूसरा दे दिया इक्वेशन हमें 2x प्लस के 2y इज इक्वल टू 10। तो बड़े ध्यान से समझते हैं इस वाली बात को भी, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन द सेम वे 2x प्लस के 2y माइनस 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बच्चों एक बार बता रहा, a1/a2 अगर मैं करता हूँ तो इसका a1 तो 1 है, उसका 2 है। ऐसे ही अगर आप मैं b1/b2 करता हूँ तो यानी इधर 1 है उधर 2 है। ऐसे ही c1/c2 अगर मैं करता हूँ तो यानी 5/10, तो यानी ये भी कितना आता है 1/2। तो यानी ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये वाली वैल्यू भी मेरे पास 1/2 है। तो यानी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब हमें क्या करना है, इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना पड़ेगा। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे जब हम इसका, तो कैसे प्लॉट करेंगे थोड़ा सा समझते हैं। अब सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे बच्चों। अगर हम इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे किसके, इस वाली इक्वेशन के, जैसे कि आपके पास ये वाली इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसके जब हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो मैंने आपको भी अभी बताया था कि x और y का हम एक टेबल इस तरीके से क्रिएट कर लेंगे। ये आप जरूर अपने एग्जाम में बिल्कुल भी करना मत भूलना। अब मैंने क्या करना है, x का वैल्यू पुट करते रहना है और y का वैल्यू निकालते रहना है। अगर बच्चों मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करता हूँ, x का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ, तो जब आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो 0 पुट करने पे y हमारे पास कितना आ रहा है 5। अगर मैं x का वैल्यू कितना पुट करता हूँ 1, तो यानी 1 माइनस 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू ये -4 उधर जाके +4 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू 4 आ रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 पुट करने पे 2 -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो यानी कितना पुट करने पे 2 पुट करने पे y का वैल्यू मेरे पास 3 आ जा रहा है। तो एक तो सॉल्यूशन मेरे पास ये बन गया। इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाली इक्वेशन का भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप करना चाह रहे हैं। पर यहाँ पे एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जब हमारे पास, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले एक बात और बताई थी कि जब हमारे पास ये तीनों के तीनों डाटा इक्वल आते हैं, कौन से, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 c1/c2, तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो कैसे होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। और लाइन हमारी कैसी होगी, कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी इतनी बार। थोड़ा सा यहाँ से आप हल्का सा देख भी सकते हैं। इस वाली लाइन पे हमारी कौन सी लाइन आएगी, कोइंसिडेंट लाइन हमें देखने को मिलेगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, एक तो इसमें आप ऐसे लिख देना, और ये वाली बात लिखने के बाद, इतना करने के बाद, ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद, और फिर आप इसका क्या करना है, ग्राफ बना के दिखा देना। ग्राफ इसका 0 का, बस एक ही लाइन का, एक x एक्सिस बनाना, एक y एक्सिस। और बच्चों आपको इसमें क्या करना है, यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना, 0 और 5 है ना, देखो 5 सबसे बड़ा नंबर है, तो यानी मैं 1 2 3 4 5, एक छोटा सा ग्राफ बना के दिखा देते हैं।
1 2 3 4 और ये बन गया मेरे पास 5। अब 0 और 5 दिया तो ये 0 है हमारे पास, तो इसको प्लॉट करने के लिए दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। तो 0 और बच्चों सबसे पहले x एक्सिस पे 0, तो यहाँ पे कितना है 5, तो ये आ गया 0 5। एक छोटी सी बात है, छोटा सा ग्राफ हमने बनाया। और 1,4, तो 1,4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी 1,4। उसके बाद 2,3, तो 2,3 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब जब हम इसके एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो बच्चों ये लाइन हमारे पास इस तरीके से देखने को मिलेगी। ठीक है, ये लाइन आपको यहाँ से इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो आप इसमें बता सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कुछ कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, हमें पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और लाइन हमारी कैसी रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन रहेगी। आपको अगर करना है तो आप दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन करके दिखा सकते हैं, वो लाइन इसी के ऊपर से जाएगी। पर आपको बेसिकली करना नहीं है, करोगे तो उसमें कोई आपके मार्क्स ये तो है नहीं कि एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली इस तरीके से भी करके छोड़ सकते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आप सारे के सारे बना के देखिए, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट करके भी पिंग कर सकते हैं, फिर हम उसका अलग से वीडियो आपको दे देंगे। प्रोसीड करते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट, जो मैं आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के पास लेकर चलूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, half of the parameter of the rectangular garden whose length is 4 meter more and it's more than its width, बेसिकली बोला गया is 36 मीटर, तो फाइंड द डायमेंशन। तो डायमेंशन का मतलब होता है कि ये आपसे लेंथ और ब्रेथ के बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं इसमें, सपोज करो अगर मैं इसमें लेंथ को लेट कर देता हूं, लेट द लेंथ, कि लेंथ हमारे पास कितना है x, और ब्रेथ हमने कितना मान लिया यहाँ पे, ब्रेथ यानी विड्थ ही है, तो यानी दैट इज y। तो बेसिकली ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, पैरामीटर की अगर ये यहाँ पे बात चल रही है, तो पैरामीटर जो होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, नहीं होता है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस वाई हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो लेंथ जो है हमारे पास, अगर मैं बताऊं लेंथ यानी x, लेंथ कितना है हमारे पास, x जो है हमारे पास 4 ज्यादा है किससे, विड्थ से, तो यानी x इज इक्वल टू वाई प्लस के 4 हमें दे दिया। अब बच्चों एक बार बताना, ये हमारे पास एक पैरामीटर का फॉर्मूला बना नहीं बना। अब इस वाली इक्वेशन में हमें क्या करना है, x और y बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो x और y कैसे करेंगे, अब यहाँ पे हाफ द पैरामीटर, थोड़ा ध्यान से समझना, हाफ द पैरामीटर, तो पैरामीटर तो ये, इसका अगर मैं हाफ करूंगा, क्या करूंगा इसका मैं हाफ, तो यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये हाफ हो गया, और ओरिजिनल कितना है x प्लस वाई, है या नहीं, तो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका पैरामीटर जो बनेगा वो x प्लस वाई बनेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दिस इज द हाफ पैरामीटर बन गया, हो गया नहीं हो गया। अब मेरे को x और y का वैल्यू निकालना है, भाई निकालना है नहीं निकालना है, ये पैरामीटर के बराबर चल रहा है। अब अगर मैं यहां से x का वैल्यू 4 प्लस वाई है, 4 प्लस वाई, इस वाले x को 4 प्लस वाई को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ x की जगह पे, तो ये बच्चों मेरे पास एक वैल्यू बन जाएगा 4 प्लस वाई प्लस के y, और पैरामीटर हमें इसमें कितना दे रखा है 36, तो यानी पैरामीटर की वैल्यू हमें 36 दे रखी है, तो 36 को भी ले लेते हैं। तो पैरामीटर को यहाँ पे 36 रखना है, तो 2y 4 प्लस के 2y आ गया। अब जब आप इसको यहां से सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना 2y, तो 36 में से 4 जाके कितने बचेंगे 32 बचेगा, तो 2y। अब बच्चों इससे रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है नहीं है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा। भाई y का वैल्यू तो 16 आ गया, y का वैल्यू तो कितना आ गया 16, अब मेरे को तो x भी तो चाहिए, अगर y आ गई तो यानी ब्रेथ मेरे पास आ गया, अब मेरे को कितना चाहिए x भी चाहिए। अगर मैं इस वाले y को यहां से उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देता हूं, इस वाली इक्वेशन में रख दो या इस वाली इक्वेशन में रख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, और y का वैल्यू कितना दे रखा है, देखो 16 दे रखा है, तो यानी x इज इक्वल टू 4 प्लस के 16, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 20, x इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, और y इज इक्वल टू 16, तो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी और ये हमारे पास ब्रेथ इसकी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने एग्जाम में इसको कर लेंगे। तो ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी हमने आपको समझा दिया है, और इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्लियर बेटा। अगर बच्चों हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन दे दी आपको x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस के 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस एंड द ट्रायंगुलर शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन भी आपको इसमें बताना है। तो इसमें बेसिक सी बात आपको बोल दी गई है, आपको एक तो ग्राफ प्लॉट कर देना है किस इक्वेशन के लिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन के लिए x माइनस वाई प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि जब हम ग्राफ अगर हमें प्लॉट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए एक आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है कि x और y का एक टेबल आप प्लॉट कर लीजिए इस तरीके से, और उसमें आप अपने सॉल्यूशन फाइंड आउट करते जो वैल्यू आप पुट करेंगे वो इसमें लिखते भी चलते रहना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो अगर मैं यहाँ से x का वैल्यू निकालूं तो बच्चों ये माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई माइनस के 1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू सपोज करो 0 रखता हूँ तो x का वैल्यू कितना जाएगा 0, यानी x का वैल्यू कितना जाएगा -1। तो y 0 रखा तो x का वैल्यू कितना आया -1 आया। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से हमें क्या करना है, y का वैल्यू 1 रखते हैं, 1 माइनस 1 तो बेसिक इट विल बी 0। ये कब आया, जब हमने y का वैल्यू कितना रखा 1। तो y का वैल्यू बच्चों 1 रखने पे x का वैल्यू कितना आता है 0। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे y का वैल्यू 2 रख देता हूँ, कितना 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस 1 इट विल बी 1। तो y2 x कितना आता है हमारे पास, x कितना आता है 1 आता है। तो आपको ये वाली वैल्यूज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको सॉल्व आउट करेंगे। अब बच्चों एक बार बताना, हमें एक तो सॉल्यूशन मिल गया इस वाले इक्वेशन का, ये किसका है हमारे पास x इज इक्वल टू, ये है x इज इक्वल टू वाई माइनस 1 वाली इक्वेशन का, क्योंकि हमें वहां पे लिखना भी पड़ता। तो जब हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन का निकालेंगे, इस वाली इक्वेशन का तो निकल गया, इस वाली इक्वेशन का तो मैंने बता दिया। अब इस वाली इक्वेशन का भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो लेट मी ड्रॉ द टू टेबल अगेन। तो इसी तरीके से आपको x और y का वैल्यू, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू हम निकालते रखते हैं। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 0, कितना, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से थोड़ा सा आपको, जिससे कि समझ में आ जाए, ये लिख लिया होगा आपने। अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू कितना पुट कर दे रहा हूँ 0, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, अगर ये आप यहाँ पे 0 रखते हो तो 0 हो जाएगा। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 2y इज इक्वल टू 12, तो यानी y का वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा नहीं आ जाएगा 0 पुट करने पे। अगर आप x का वैल्यू कितना रखते हैं 2 पुट करते हो तो यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 माइनस 12 प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, तो यानी -6 उधर जाके +6 हो जाएगा, तो यानी y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। ये कब आ रहा है, जब आप x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 3 हमारे पास आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप x का वैल्यू 4 पुट करते हो, x का वैल्यू कितना 4 पुट कर देते हो, तो यानी हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इस वाली इक्वेशन में पुट करके निकाल रहे हैं, तो 4 3 जा 12 -12 प्लस के 2y इज इक्वल टू 0, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी y का वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगा। x का वैल्यू 4 रखने पे y 0 आ रहा है। अब बच्चों इसको हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पे लेके चलते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे जब हम जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास कितना दे रखा है, -1 और 0 दे रखा है। इसमें सबसे पहले माइनस में भी वैल्यू है हमारे पास और बड़ी जो वैल्यू है वो 6 है। तो ठीक है, हमने देख लिया इसको ग्राफ में कैसे लेके चलते हैं। तो एक बारी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो हमें कितना दे रखा है, -1 है और प्लस में बड़ी वैल्यू 6 है, तो यानी दिस इज द वैल्यू 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7, और आपको भी पता है इधर कितना आएगा -1, इधर भी कितना आएगा -1, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 5 6 7। एक छोटा सा हमने ग्राफ बना लिया इधर, ठीक है। इनके इधर नाम लिख देना कि ये x एक्सिस है और भाई ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, स्केल तो आप लिख लेंगे, है ना। तो अगर मैं आपको बताऊं यहाँ से -1 और 0 दे रखा है, जैसे -1 और 0 है, तो -1 और 0 की अगर मैं बात करूं हमारे पास -1 देखो यहाँ पे -1 और 0 भी यहाँ पे ही होगा,
तो ये -1 और 0 देखो थोड़ा सा ध्यान से, मैंने जूम भी कर दिया थोड़ा सा। -1 और 0 बच्चों एक इसी के ऊपर हो जाएगा। अगर इसके पीछे -1 और 0 है तो दूसरा कितना है 0 और 1। तो 0 तो देखो ये रहा हमारे पास, और 1 ये रहा। पहले x एक्सिस है तो दूसरा y एक्सिस, तो 0 और 1 हमारा ये रहा। इसके बाद हमारे पास कितना दे रखा है 0 और 1 के बाद 1 और 2। तो 1 और 2 की बात करें तो 1 और बच्चों 2 ये रहा। तो 1,2 हमारे पास यहाँ पे आया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि हमें इसमें लाइन को ड्रॉ हैंड टू हैंड करते हुए चलना चाहिए। तो ये बन गई मेरे पास एक लाइन, मैंने इसको स्ट्रेट थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया, और इसको थोड़ा सा इधर की तरफ से भी मैंने क्या करा, बढ़ा दिया। अभी इसके आपको पता लग जाएगा मैंने ऐसा क्यों करा। उसके बाद जब हम बच्चों इसमें थोड़ा सा एक बार दोबारा से देखते हैं, इसमें ये वाला ये तो बन गया एक बारी, एक पहले वाली इक्वेशन का बन गया। इसी तरीके से दूसरे का बनाते हैं 0,6 का, इसका 0,6 का दूसरे वाले लाइन का। लेट मी चेंज द कलर। 0, कितना था बच्चों 6, कंफ्यूज मत हो जाना। 0,6 तो 0 ये रहा x एक्सिस पे, और बच्चों 6 इसका ऊपर की तरफ जाएगा। 6 हमारा कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। तो 0,6 हमारा यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 2,3 ये 2 है, और 2 और ये रहेगा बच्चों हमारे पास कितना 3। तो इट विल बी 2,3, बिल्कुल एग्जैक्टली लोकेशन पे बैठ रहा है। उसके बाद 4,0, तो बच्चों x एक्सिस पे 4 है, y एक्सिस पे तो 0 चल ही नहीं पाएगा, तो 4,0। अब लेट मी कनेक्ट टू द लाइन दीज पॉइंट्स। तो मैं इनको जब कनेक्ट करूंगा लाइन से, तो जैसे ये लाइन हमारे पास है, ये पॉइंट हमारे पास है, इस तरीके से हमारा ये आ जाएंगे। देखो बिल्कुल इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को। आप ऊपर वाले लाइन को तो कितना भी बाहर ले जा सकते हैं, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि सॉरी जो हमसे लाइन क्वेश्चन में पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि आपको क्या बताना है कि जो ट्राइंगल बनेगा x एक्सिस को और y एक्सिस को जोड़ के, तो शेड द ट्राइंगुलर पोर्शन। किसको करना है आपको, शेड करना है किसको, ट्राइंगुलर रीजन को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो ट्राइंगुलर रीजन देखो इसमें कहाँ पे। अब भाई इसमें ट्राइंगुलर रीजन जो है हमारे को दिख रहा है साफ साफ, ये इतना सा देखो आपको ट्राइंगुलर रीजन नहीं दिख रहा। ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये लाइन ऐसे आ रही है, तो देखो ये ट्राइंगुलर रीजन वीकेंड से बन रहा है नहीं बन रहा है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे बन रहा है, ऐसे। तो भाई अगर तुम इसको ऐसे बनाओगे, हमें क्या बनाना है, बेस पे बनाना है, किस पे, एक्स एक्सिस पे बनाना है। अगर वो वाई एक्सिस पे बोलता क्वेश्चन में तो वाई एक्सिस वाला बनाते। तो थोड़ा सा क्वेश्चन में आप एक बार देख लेना, एक्स एक्सिस पे बोला गया तो आप इसको एक्स एक्सिस को थोड़ा सा अपनी पेंसिल उठाना और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से शेड कर देंगे। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात, तो शेड कर देना बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है भाई। तो ये यहाँ से हमारा शेड हो जाएगा पूरा का पूरा। तो मैंने इसको कर दिया है शेड, तो आप भी इसी तरीके से अपनी अपनी कॉपी में शेड करके दिखा सकते हैं। क्लियर हो गई नहीं हो गई बात। तो बच्चों इसी तरीके से आपको ये क्या करना था, बना ड्रॉ करके दिखाना था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखो बड़े ध्यान से करना। और जैसे कि कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि स्केल क्या लिखे, तो स्केल भी बड़ा सिंपल होता है इसमें लिखना, कोई कंफ्यूज नहीं। तो स्केल की अगर मैं बात करूं तो देखो आपने ना यहाँ से लगा के यहाँ तक 1 यूनिट चला, फिर 1 के बाद 2 चला, 2 के बाद 3 चला। तो बेसिकली स्केल ना एक्स एक्सिस का अलग, वाई एक्सिस का अलग होता है, ठीक है। अगर आप मैं एक्स एक्सिस की बात करूं, एक्स एक्सिस का स्केल, ऐसे ही वाई एक्सिस का स्केल होता है। आप जहां मर्जी देख लो, 1 यूनिट बोलते हैं इसको। जो ग्राफ होता है ना, ये डब्बा जो होता है, ये जो एक बॉक्स होता है, इसको 1 यूनिट बोला जाता है। 1 यूनिट में आपने कितना चला भाई, 1 यूनिट में आपने कितने ओरिजिन होते हैं, ये जो बीच में छोटी छोटी लाइन होती है ना, वैसे तो ये 10 होती है टोटल। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवीजन के बराबर चला। 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 डिवीजन। ऐसे ही वाई एक्सिस में भी कितना चला, 1 यूनिट में आपने 10 डिवीजन चला। मेरे ग्राफ में तो 5 है, मेरे ग्राफ में क्या है, टोटल 5 लाइन है। कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि मैंने ग्राफ को हल्का सा कट पेस्ट करके बनाया। जब आप अपने उसमें बनाओगे तो 1 यूनिट में अगर मेरा 5 है तो मैं 5 लिख देता हूँ, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो 1 यूनिट में मेरे 5 डिवीजन। तो ठीक है, आप अपने डिवीजन काउंट कर लेना, जितनी छोटी छोटी लाइन है उतना आप करके लिख के दिखा सकते हैं। तो इसका तो बच्चों मैं आपके लिए मैंने आपको लिए जो बताना है, मेरा मेन टारगेट जो है, ये हमारा जो इस वीडियो का है फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है।
और अभी जो है आने वाले समय में हम इसका दूसरा वाला पार्ट भी अपडेट कर देंगे। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर देना, और जो बच्चे हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।